हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका रिसोर्स यूपीपीएससी में। हम अभी हाल में सारे करंट अफेयर की चीज़ें देख रहे हैं, तो देख लेते हैं। इसमें आंख वाली आई दृष्टि का जो करंट अफेयर उसका निचोड़ है, और प्लस आपके घटनासार का, और प्लस मैंने कुछ स्टैटिक पोर्शन भी इसमें इंक्लूड किया है अपनी तरफ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको देखते हुए, और आपका जनवरी का करंट अफेयर भी है। तो देख लेते हैं। देखिए कुछ बता रहे हैं कि हाल ही में MSCI यानी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत ने ताइवान को पछाड़कर या पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और प्रथम स्थान पर आपका चीन और तीसरे स्थान पर आपका ताइवान चला गया है मतलब क्योंकि ताइवान को भारत ने पछाड़ दिया है तो ऑब्वियसली ताइवान की रैंकिंग पीछे हो जाएगी। तो वैसे भी हमें मोस्टली 3 रैंकिंग तो याद ही होनी चाहिए, बाकी से भी ना भी याद हो तो कोई बात नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर आपका भारत आ गया है, हमारा भारत, और तीसरे स्थान पर ताइवान जो देश है वो चला गया है। हमारा तो नहीं बट ताइवान जो देश है वो तीसरी रैंकिंग पर आ गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि MSCI इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 17% हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी रही, ये हाल की खबर है। हमने इनको इस तरीके से क्यों लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सेक्शन वाइज नहीं आते हैं, इंक्लूड रहते हैं। जैसे हिस्ट्री के रहते हैं, जियोग्राफी के रहते हैं, इन्वायरमेंट के रहते हैं, उसी में करंट के भी रहते हैं और राज्य विशेष भी रहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ राज्य विशेष की बातें करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ मैं आपको हिंदी ग्रामर जो आता है RO में और प्लस UPPCS में भी, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आपकी रूस में हुई। देखिए जब क्वेश्चन वो बनाएंगे, रूस बनाएंगे, कनाडा बनाएंगे, दावोस बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो जो बैठक हुई है वो आपकी दावोस में हुई है, ना रूस में ना कनाडा में। ठीक है, दावोस में हुई है। और मजे की बात यह है कि ये इसकी जो पहली बैठक थी, जो पहली बार हुई थी, वो भी जनवरी 1974 में दावोस में ही हुई थी, और जो ये 54वीं बैठक है ये भी आपकी दावोस में ही संपन्न हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की लगभग 100 एजेंसीज हैं, बहुत छोटी बड़ी, अगर मोटा मोटा भी देख लें तो 50 तो करंट में रहती हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित समारोह, ठीक है, यह सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन का नाम सुना ही होगा, जो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन के 10 वर्षों बाद, यानी 1972 में अगर ये आयोजित होता है तो 1982 में नैरोबी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नैरोबी आपको पता है केन्या, नैरोबी की जो राजधानी है, और इसी के तहत UNEP की स्थापना हुई। आप यूनेप शॉर्ट में आप नाम सुनते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो उसकी स्थापना किसके तहत हुई? आपके नैरोबी शिखर सम्मेलन के तहत यूनेप की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या, नैरोबी में। ठीक है, और 10 वर्षों बाद, देखिए पहले क्या होता है, 5 जून 1972 को आपका स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, उसके 10 वर्षों बाद 1982 में नैरोबी शिखर सम्मेलन होता है, और उसके 10 वर्षों बाद आपका रियो सम्मेलन होता है, और यहीं पर आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी होता है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आपका है वो 1970 में संपन्न होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम का नाम देते हैं और आपका डेट जो है वर्षों की वो इसकी दे देते हैं, या कुछ भी मिसमैच करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसको हमें याद रखना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया है, आप देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आंख वाली दृष्टि देखिए, चाहे घटनासार देखिए, करंट को बस मिला के रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। जब प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1970 में होता है, इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय इसी के समय में आता है, जिसका क्या है शॉर्ट फॉर्म UNFCCC। अब इसका फुल फॉर्म आप में से जिसको भी आता हो बताइएगा, वैसे तो आप बताते ही नहीं हो, मे बी कि क्या नहीं याद रहता है, याद तो रहता होगा किसी न किसी को। तो जो ये जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय आता है वो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद आता है। इसके बाद में आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक है, 1992 में आपका रियो सम्मेलन होता है, इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1970 में होता है, फिर संयुक्त राष्ट्र का UNFCCC आपका चर्चा में आता है, और इसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, फिर आपका आता है लास्ट में पेरिस जलवायु समझौता 2015 में, और COP21। ठीक है, और इसी समय आपका 1985 में, इसी समय का मतलब जब ये आपके 1982 का नैरोबी शिखर सम्मेलन होता है, उसी के समय आपका आता है अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की खोज एवं ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन।
आप वियना का नाम सुनते ही होंगे। तो अगर आर्कटिक ओजोन छिद्र की खोज के लिए जो वियना सम्मेलन का समय पूछते तो वो आपका 1985 है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ा आपने। उसके 10 वर्षों बाद आपका नैरोबी शिखर सम्मेलन होता है। नैरोबी शिखर सम्मेलन के तहत ही यूनेप की स्थापना होती है और जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। फिर इसके बाद 1992 में आपका रियो सम्मेलन आता है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी आता है। तो इस तरीके से अगर लाइन से आप पढ़ते जाओगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, मतलब माइंड में याद रहेंगी। नेक्स्ट देखते कह रहे हैं कि भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क को मंजूरी मिली है, ठीक है। पार्क का नाम क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व। अब ये पेंच टाइगर रिजर्व आपका MP प्लस MH मतलब मध्य प्रदेश और प्लस महाराष्ट्र में मतलब कि विस्तारित है या बना हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी बाउंड्री अगर दूसरे राज्य किया जाती है तो फिर हम प्लस करके देख लेते हैं। तो इसको मान्यता मिली है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो इन्होंने नंबरिंग बताया कि भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क को, तो ये भारत का पहला है जिसे डार्क स्काई की स्थापना के लिए मंजूरी मिली, प्लस एशिया का 5वां है। लेकिन ये भारत में टाइगर रिजर्व किस नंबर का, तो ये आपका 19वें नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने फारसी भाषा को नवी भारतीय शास्त्रीय, अब देखिए यहाँ पर शास्त्रीय भाषा और जो हमारी भाषाएं हैं अनुसूची में उनमें इनमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी शास्त्रीय भाषा, भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में कह रहे हैं कि मान्यता मिली है, ठीक है, मिल गई है। किसको, तमिल भाषा को। देखिए जब ये हमारी फारसी भाषा है, जो फारसी भाषा ये नवी भाषा है, इसको मान्यता मिली, तो पहली भाषा कौन सी है, शास्त्रीय भाषा की बात करें अगर मान्यता मिली, पहली भाषा थी आपकी तमिल, जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा तो क्या केवल तमिल और फारसी है, नहीं, 2004 में आपकी तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु कन्नड़, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया, और नवी जो भाषा अभी आपकी मिली है प्राकृत। तो इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। 2004 में पहली भाषा थी तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु कन्नड़, 2013 में आपके मलयालम, 2014 में उड़िया, और आपकी नवी भाषा के रूप में जिसको दर्जा मिला तो प्राकृत, पाली और फारसी, ठीक है, पारसी नहीं है फारसी है। और फारसी को नवी शास्त्रीय भाषा यानी नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा, तमिल को भाषा का दर्जा मिला, और तमिल आपकी पहली भाषा हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तमिल पहली भाषा है और नवी भाषा के रूप में फारसी को दर्जा मिला है। तो इस तरीके से ये आपके ईयर हो गए और ये आपकी भाषाएं हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने राज्य की भाषाओं की बात की, वैसे ही शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व ये यूपी स्पेशल के हैं, ठीक है। वैसे आपने यूपी स्पेशल में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी, यूपी के आकार, उसके राज्यों के बारे में, उसके तटीय राज्य, ऐसे करके कितने राज्य, कितने दूसरे मतलब कितने ज़िले दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, ये जरूर पूछते हैं, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, इसको आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1972 में भी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना, ठीक है, ये आपकी 1958 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, आपके इसी हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिए जाते हैं जिनका क्वेश्चन आता है। और संस्कृत संस्थान की स्थापना, इसके द्वारा ये आपके विश्व भारती पुरस्कार दिए जाते हैं। और संस्कृत संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो 1976 में होती है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 भाषाएं यानी कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 को अपनाया गया था, ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में नहीं, द्वितीय भाषा के रूप में, याद रखना। और नेक्स्ट है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। देखिए इनसे भी क्वेश्चन खूब आते हैं और आप सबको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के जो भी वन्यजीव और पक्षी विहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहले हम ना वन्यजीव विहार देख लेते, इसके बाद में पक्षी विहार देखेंगे। पहला आपका है रानी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में ये सबसे बड़ा भी है। देखिए हम पहले वन्यजीव विहार देख लेते हैं, इसके बाद में पक्षी विहार देखेंगे।
1957 में रानी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका चंदौली में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका ललितपुर में, ये सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है, ये सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये आपका बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये आपका चित्रकूट में है और प्लस इसको 2022 में टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिल गया है, ठीक है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये आपका महाराजगंज में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार आपका बलरामपुर में है। ये सोहेलवा वन्यजीव विहार ये आपका बलरामपुर में है। कछुआ वन्यजीव विहार ये आपका वाराणसी में है और कैमूर वन्यजीव विहार ये आपके मिर्जापुर में है, ठीक है। चलिए पक्षी विहार देख लेते हैं। देखिए लाख बहोसी पक्षी विहार ये आपका कन्नौज में है, 80 वर्ग किलोमीटर में, ये सबसे बड़ा है। और नवाबगंज पक्षी विहार ये आपका उन्नाव में, ये प्रथम जो पक्षी विहार है 1984 में इसका स्थापना हुई थी। सेखा पक्षी विहार ये अलीगढ़ में है और ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। जैसे इस तरफ मैंने आपको सबसे छोटा बड़ा बताया, इधर भी आपका, इधर का मतलब पक्षी विहार और ये वन्यजीव विहार, ठीक है। नेक्स्ट आपका समसपुर पक्षी विहार ये आपका रायबरेली में है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपका आगरा में है। ओखला पक्षी विहार ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। संडीला पक्षी विहार आपका हरदोई में है। पटना पक्षी विहार ये आपका एटा में है। और समन पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में है। सुरहाट ताल पक्षी विहार आपका बलिया में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ में है, ठीक है। इसके सिवा हम टाइगर रिजर्व देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं। देखिए सबसे पहला आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है जो लखीमपुर खीरी में है। 1968 में यह वन्यजीव विहार था, लेकिन 1977 में यह टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। दूसरा आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका पीलीभीत में ही है। थर्ड नंबर पे हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका पक्षी विहार भी है, वन्यजीव विहार भी है। इसके बाद में टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है और ये आपका चित्रकूट में स्थित है। 2022 में इसको मान्यता मिली है टाइगर रिजर्व की। अमनगढ़ या अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आपका बिजनौर में है और ये 2023 में, और इसको 2023 में ही मान्यता मिली है। तो अगर सबसे लेटेस्ट में रहेगा कि किसको मान्यता मिली, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, इसको 2023 में टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। आपने यूपी स्पेशल के 2 टॉपिक देख लिए प्लस करंट अफेयर के देख लिए, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी था, ठीक है। थैंक यू।